जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे एक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। ऋषभ, अवधेश, जय विकास, कुलदीप, करण कुमार, गणेश, मनोज, आलोक, शैलेश, दिनेश, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्या आपका 1857 की क्रांति और कांग्रेस। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप लोगों को टॉपिक को पढ़ना है और बहुत ध्यान से देखते हुए और सुनते हुए मेरी बातों को चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 1857 क्रांति को पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर कांग्रेस के गठन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1857 के संग्राम की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, ये अंग्रेजी शासन के खिलाफ उठा हुआ एक संग्राम था। किसके? अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीयों की एक लड़ाई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको किसने कहा है? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर बोले तो विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने अपना एक बहुत लंबा जीवन कहां पर, अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल में बिताया। और वहीं पर प्यारे बच्चे इन्होंने क्या लिखा आपका, 1857 के संग्राम का काफी हिस्सा लिखा। लेकिन इन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा और एक पुस्तक लिखी, तो उस पुस्तक को प्यारे बच्चे प्रकाशित नहीं होने दिया गया। ये प्रकाशित होती है आपकी बाद में, एक खंड आया इसका 1909 में, वो भी गुप्त खंड एक आया था। और बाद में फिर भारत की आजादी के बाद 1948 में उसको प्रकाशित किया गया। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, 1857 के संग्राम को लिखने के लिए एक सरकारी इतिहासकार भी है, तो ये याद रख लेना। 1857 का सरकारी इतिहासकार किसको कहा जाता है? 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार किसको कहा जाता है? तो कौन था सरकारी इतिहासकार? तो याद रख लेना प्यारे बच्चे, आरसी मजूमदार। क्या नाम है? आरसी मजूमदार सरकारी इतिहासकार हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से क्या लिखा, 1857 के संग्राम को लिखा। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वीकार है सबका गुड मॉर्निंग, हाथ जोड़ करके नमस्ते सबको प्यारे बच्चे। अब टॉपिक पर आ जाएंगे। 1857 की क्रांति षड्यंत्र थी, मतलब भारतीय खुद को आजाद कराने के लिए जो लड़ रहे हैं उसको प्यारे बच्चे आउटरम टेलर ने क्या कहा, एक षड्यंत्र कह दिया। आउटरम टेलर तुम जानते हो ना, डलहौजी का दोस्त, जिसने अवध पर कुशासन के आरोप लगाए थे, यही आउटरम टेलर है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके धार्मिक कारण क्या हुए। क्या ऐसे रीजन हुए कि 1857 का संग्राम उठा और क्यों ये सफल नहीं हो पाया, सारी बातें हम करेंगे। तो धार्मिक कारण थे सती प्रथा पर रोक। अब आप मुझे बताएं, सती प्रथा पर रोक कब लगी? 1829 में लगी। मैंने बोला लोग भड़क गए। क्या बोलोगे? लोग भड़क गए अंग्रेजी बात के लिए। क्यों भड़क गए? क्या बोलते हैं कि तुम हमारी इस प्यारे बच्चे सती प्रथा को, लोग भड़के कि तुम हमारी इस सती प्रथा को कैसे कैसे खत्म कर सकते हो, कैसे तुम हमारी इस सती प्रथा को खत्म कर सकते हो। तो लोग इनके खिलाफ भड़क गए 1829। तो थोड़ा सा एक भड़काव चलता रहा, मतलब लोगों को लगा कि भाई ये तो हमारे धार्मिक चीजों को खत्म कर रहे हैं, मतलब बुराइयों को नहीं समझ रहे थे कि बुराई खत्म हो रही है। क्योंकि कोई भी चीज, जब कोई भी परिवर्तन प्यारे बच्चे आता है तो वो एकदम से दुख थोड़ा सा पहुंचाता है उस समय के पुराने लोगों को। ठीक है, आगे आएंगे। अब देखना ध्यान से, हिंदू विवाह अधिनियम, विधवाओं की स्थिति मैंने आपको बताया था कि जब आपका डलहौजी था उसके टाइम पर ड्राफ्ट किया गया और कैनिंग के समय पर यह लागू हो गया। लोग भड़क गए, बोले यार सती प्रथा खत्म कर दी, ठीक है, अब तो बिल्कुल हद ही कर दी इन्होंने, है एकदम हद कर दी है। और हद भी कैसी कर दी है कि भैया अब विधवाओं की शादी होगी दोबारा। तो ये तो विकराल रूप यहां पर ले जाता है। ठीक है, आगे आएंगे। आर्थिक कारण क्या है? दादा भाई नेरोजी, मतलब इकोनॉमिक रीजन क्या था? ये तो हुआ रिलीजियस रीजन। इकोनॉमिक रीजन था, दादा भाई नेरोजी ने एक पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने बताया कि अंग्रेज, इसी में इन्होंने प्यारे बच्चे एक ड्रेन थ्योरी दी थी। ड्रेन थ्योरी मतलब धन की निकासी का सिद्धांत। और इन्होंने बताया था कि ये जो अंग्रेज हैं कैसे भारत से पैसे को लूट करके ले जा रहे हैं।
तो अब तक तो लोगों को लगता था लूट के नहीं ले जा रहे हैं, हमारे लिए पुल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला अंग्रेज मुगलों से बेहतर थे। लोगों के दिमाग पर एक तरह तरह की बातें आती रही। कुछ लोगों ने बोला अंग्रेज नहीं आते तो रेलवे नहीं आती, क्योंकि पूरी दुनिया में जहां कहीं रेलवे वहां सब जगह अंग्रेज गए हैं। दुबई में भी अंग्रेज गए थे, दुबई इतना टेक्निकल है। तो ये लोगों के दिमाग पे एक बातें बैठाई गई। अंग्रेजों के जमाने का पुल है, देखो कितना मजबूत है। उनको क्योंकि ट्रेन भर भर के चीजें यहां से लेके जानी थी, एक्सपोर्ट करना था उनको यहां से। इन्होंने बताया पहली बार दादा भाई नेहरू जो हमारे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे, इन्होंने बोला कि अंग्रेज किस तरह से पैसा लूट रहे हैं, धन को कैसे यहां से ले जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। और क्या शीर्षक लिखा था इन्होंने अपनी किताब में? इन्होंने टाइटल दिया था इंग्लैंड डैब्स टू इंडिया। मतलब ये भारत को एक कर्ज में पहुंचा रहे हैं, कर्ज में डुबो रहे हैं। किसमें डुबो रहे हैं? एक कर्ज में डुबो रहे हैं। राजनीतिक कारण क्या थे? पॉलिटिकल रीजंस क्या थे? सहायक संधि और राज्य हड़प नीति। अच्छा, सहायक संधि किसने अप्लाई की थी, एक बार बोलें? गगन पांडे जी, लव यू टू मेरे दोस्त। रत्नेश यादव, मान जाओ। सहायक संधि भैया वेलेजली की थी। अब आप मुझे बताएं एक बार, सहायक संधि के तहत इसने सबसे पहले किसको हड़पा था? हैदराबाद को। राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये जिसको हम बोलते हैं कि गोद प्रथा निषेध किसने कर दी? वो ये थी आपकी राज्य हड़प नीति, जिसके तहत सबसे पहले सतारा को हड़पा। किसने किसने हड़पा था? डलहौजी ने। पेंशन पर रोक लगाई गई, जैसे मैंने बोला, क्या इन्होंने नाना साहिब की पेंशन रोक दी? नाना साहिब की क्या पेंशन पर रोक किसकी पर लगाई? नाना साहिब की पर। ठीक है जी। सैन्य कारण, सैन्य कारण बोलेंगे। एक बच्चा कह रहा सहायक संधि में, बेटा डुप्ले ने किसी को हड़पा नहीं। डुप्ले की वो पॉलिसी थी, वो चाहता था ऐसा हो, लेकिन डुप्ले उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया था। एग्जीक्यूट डुप्ले सिर्फ उसका फादर है, एग्जीक्यूट किसने किया है? वेलेजली ने किया है। सैन्य कारण क्या थे? पोस्टल सेवाओं पर टैक्स लगने लग गया। पोस्टल सेवा मतलब जो ये चिट्ठी वगैरह, अपने सैनिक जितने थे, ये अपने घरों को जो चिट्ठी भेजते थे, इन पर प्यारे बच्चे क्या हो गया? आपका टैक्स लगना शुरू हो गया। तो सैनिकों ने विद्रोह किया। ठीक है। समुद्र पार जाने की बात कर दी। अब अंग्रेज एक बिल लेकर के आए, बोले कि अब भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भी भेजा जाएगा। भारत में इसको अभिशाप माना जाता था। कहते कि जो व्यक्ति समुद्र में चला गया ना, वो अभिशापित हो जाएगा। बहुत प्रथा थी भारत में कि समुद्र पार कोई नहीं जाएगा, समुद्र पार कलयुग है। तो ऐसे कर करके इन्होंने क्या किया कि भारत में लोगों को अपने खिलाफ किया। तो समुद्र पार जाने की बात की प्यारे बच्चे, समुद्र पार जाने की बात की, तो ये भी क्या है? ये एक सैनिक कारण बना, एक अफवाह भी कारण बनी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, आप सब जानते हैं, अभी आप पढ़ेंगे बंगाल के नवाब में। प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष बाद अंग्रेजी शासन खत्म हो जाएगा। क्या बोलेंगे? अंग्रेजी शासन खत्म हो जाएगा। ये एक अफवाह थी। तो लोगों को लगता था 1857 में अंग्रेज चले जाएंगे। वर्ष आ गया 1857। ठीक है अश्विनी यादव मेरे भाई। तात्कालिक कारण क्या हुआ? एकदम से ऐसा क्या हुआ कि ये क्रांति भड़क उठी? कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का मिला होना। एक, अब से पहले अंग्रेज जो शासन था, ये सैनिकों के पास, जो अंग्रेजी शासन में सैनिक थे, उनके पास एक राइफल हुआ करती थी, ब्रेन ब्रेन आपका क्या बोलोगे, सॉरी, ब्राउन बेस राइफल। और ब्राउन बेस राइफल की जगह ये लेकर के आए इनफील्ड राइफल। 1856-55 में इंट्रोड्यूस हुई है। इसमें क्या था? 7.62 mm का एक कार्टेज लगा हुआ रहता था। पबजी खेलते हो ना, 5.56 वो असली गोली है, इंसास में लगती हैं। आपके पास वो होगी जब आप ड्यूटी पर पहुंचोगे, इंसास 5.56 mm। ये बोर है। 9 mm जैसे पिस्टल होती है, तमंचा होता है जैसे 315 बोर, 8 mm होता है वो तमंचा, 8 mm। ये है 7.62 mm। ये आपके पास AK-47 तुमको मिलेगी ना, AK-47 में यही लगती है। तो ये बोर का एक कार्टेज आया इनफील्ड राइफल में, लेकिन इसमें क्या था? कारतूस को गाय और सुअर की चर्बी। ये बात लोगों में फैल गई। और प्यारे बच्चे, पहला विद्रोह हुआ आपका 34वीं इन्फेंट्री में। फर्स्ट म्यूटिनी क्या बोलते हैं इसको आप? 34वीं
इन्फेंट्री में, इन्फेंट्री लिखना, 34वीं इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का क्या मतलब होता है भैया? इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना थी, पैदल सेना थी। मंगल पांडे खड़ा हो गया। क्या बोलोगे? मंगल पांडे, इनकी नजर में, हमारी नजर में वीर शहीद मंगल पांडे सीना तान के खड़े हो गए। बैरकपुर छावनी, जो कि कहां पड़ती है आपकी? बंगाल में, बंगाल में स्थित है बैरकपुर छावनी। कहां है? बंगाल में। पहला विद्रोह किसने किया? शहीद मंगल पांडे जी ने किया। और कब हुआ ये? 29 मार्च 1857। लोगों ने बोला भाई विद्रोह नहीं करोगे? ए सैनिकों, बंदूक उठाओ, कारतूस खोलो। मंगल पांडे बाहर निकले, बोला ओए इतनी तेज आवाज में कौन सा बोल रहा है? उन्होंने देखा लेफ्टिनेंट बाघ, सार्जेंट। बोले भाई तू इधर आ, पहले इसके माथे पर गोली मार दी। इसको गोली मारी, और इसी गोली मारने के चक्कर में प्यारे बच्चे क्या हो गया? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी हो गई। क्या बोलोगे? मंगल पांडे जी को फांसी कब हुई? 8 अप्रैल 1857 को। आगे आएंगे। अब क्या होता है कि भैया ये तो बात है आपकी कब की बात है, हम बात कर रहे हैं आपका अप्रैल की। तो अप्रैल में लगभग शांत रहा, अप्रैल के बाद में तो ये लगभग शांत हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि 1857 की क्रांति की भूमि मेरठ है, उत्तर प्रदेश का मेरठ। क्योंकि वो शांति जो थोड़ी आ चुकी थी, उसको एकदम से उठाया कहां पर? ये उठाया गया 1857 का संग्राम प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 मेरठ से। 10 मई 1857, फिर इसको माना गया एक विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, इसका श्रेय जाता है धन सिंह कोतवाल गुर्जर। दो व्यक्ति थे ये आपका दिल्ली के पास में, और बागपत में थे प्यारे बच्चे बाबा शाहमल जाट। इन्होंने बागपत बड़ौत में लोगों को एकत्रित किया, अपनी सेना थी इनके पास, अपनी सेना बिल्ड की। धन सिंह कोतवाल गुर्जर जो थे, इन्होंने क्या काम किया कि ये मेरठ जेल में प्यारे बच्चे जो कार्यरत थे, इन्होंने वहां जेल के दरवाजे खोल दिए कैदियों के लिए और बोले दिल्ली जाओ। इन्होंने भी अपनी आर्मी को दिल्ली की तरफ कूच करने को बोला। तो ये दिल्ली जाना क्यों चाहते थे? दिल्ली में ऐसा क्या था? अब इनको लग गया कि भाई हम सब लोग जो विद्रोह कर रहे हैं, तो विद्रोह में एक कोई नेता तो होना चाहिए। अब नेता कौन हो? नेता वो होता है जिसको मैक्सिमम लोगों का समर्थन प्राप्त हो। तो ऐसे में इनको नजर पड़ा कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो ये जनता 10 मई को चली, 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंची। बहादुर शाह जफर द्वितीय को सम्राट घोषित किया, लेकिन बहादुर शाह की तरफ से वास्तविक नेतृत्व बख्त खां ने किया। क्योंकि बहादुर शाह एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है। तो लोगों में ये बात बोली गई कि भाई ये अंग्रेज तो लूट करके जा रहे हैं, मुगलों ने कम से कम तुम्हारे लिए लाल किला तो बना दिया, ताजमहल तो बना दिया। ऐसे लोगों के पास अपने तर्क होते थे। तो बोलेंगे इन अंग्रेजों से अच्छे मुगल हैं, मुगलों को आप आगे लेकर के चलो और इन अंग्रेजी शासन से लड़ो, इन गोरों से लड़ना होगा। तो ये भीड़ पहुंच गई 12 मई को दिल्ली। बहादुर शाह जफर द्वितीय को सब लोगों ने बोला कि आप सम्राट हैं, क्योंकि अंग्रेजों की तरफ से आप कहेंगे भैया ये तो सम्राट था, ये क्यों घोषित कर रहे हैं? नहीं, अंग्रेजों का आदेश आ चुका था कि अभी लाल किला तुमको खाली करना होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब तुम्हारी संतानों का इस पर कोई हक नहीं है, बीवी बच्चों समेत यहां से अब तुमको जाना होगा। ठीक है, यहां देखेंगे ध्यान से। इस विद्रोह का दमन निकोलसन और हडसन ने किया। कौन से विद्रोह का? निकोलसन तो इसमें मारा भी गया, दिल्ली वाले का। दिल्ली पहुंच गई सेना, अब इनको लगा कि भाई भीड़ पहुंच रही है तो दबाना तो होगा विद्रोह को। तो एक तरफ जो अंग्रेज सबको फांसी दे रहे थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय के नाम पे पत्र भिजवाया और बोले कि अगर तुम आत्मसमर्पण कर दोगे तो तुमको प्यारे बच्चे फांसी नहीं होगी। अंग्रेजों ने बोला बच्चे बहादुर शाह जफर, तुमको फिर फांसी नहीं होगी। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने कहा लड़ेंगे, लेकिन सबने बोला ताऊ जी आप रुक जाओ, आप बहुत बूढ़े आदमी हो। तो ताऊ जी ने लीडरशिप किसको दे दी थी? बख्त खां को। बोले कोई बात नहीं, हमारा लीडर है हमारे पास बख्त खां, ये लड़ेगा। अब जैसे ही निकोलसन और हडसन ने आकर के गोलियां चलाई दिल्ली में, बहादुर शाह जफर द्वितीय गायब। बहादुर शाह जफर द्वितीय पहुंच गए कहां पर? हुमायूं के मकबरे में। पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर द्वितीय ने कहां के मकबरे में,
हुमायूं के मकबरे में जाकर के छिप गए थे। फिर हडसन ने यहाँ अनाउंसमेंट किया था और उस अनाउंसमेंट के बाहर आए और ये कहा गया कि भाई आपकी जान बख्शी जाएगी। और इनको फिर कहाँ भेज दिया था? मकबरे में से पकड़ के रंगून। रंगून कहाँ पड़ता है? आपका बर्मा, आज के आधुनिक म्यांमार को हम कहते हैं। और वहीं 1862 में मौत हुई थी फिर किसकी? बहादुर शाह जफर द्वितीय की। तो कहने की बात क्या है कि 1857 में किसने कहां पर काम किया है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, अंशित यादव जी पढ़ते रहेंगे प्यारे बच्चे। ठीक है लव पाठक, मैं आपकी बात पढ़ चुका कई बार। सर इन अंग्रेज चोरों की बजाय हमें हिस्ट्री में हमारे वीर क्रांतिकारी भगत सिंह, बस इतना लिख रखा। सुन ली मैंने आपकी बात, आ जाओ आगे। लखनऊ, अवध। अवध में कौन नेतृत्व कर रहे थे प्यारे बच्चे? लखनऊ में बेगम हजरत महल, क्योंकि इनके पति एक्सपायर हो चुके थे और इनका बेटा ये बिरजिस कादिर को इन्होंने राजा घोषित कर दिया। ठीक है, और बेगम हजरत महल को ही हम महक परी के नाम से जानते हैं। और इस विद्रोह का दमन किसने किया है? एक अंग्रेज गया, कैंपबेल। पूछा जाता है कि लखनऊ विद्रोह का दमन किसने किया। ये कई बार पूछेगा कि जो लखनऊ था इसमें प्यारे बच्चे नेतृत्व कौन कर रही थी? तो महक परी कर रही थी। बड़ा इनको विद्रोह का सामना करना पड़ा। जब वाजिद शाह के बाद में बिरजिस कादिर को जब वो एक्सपायर हो गए तो उनके बाद में गद्दी पर बैठने की बात आई, तो इनकी मदद की थी मौलवी आपके अहमदुल्ला थे, उन्होंने बड़ी मदद की है। डंका शाह, अभी बताऊंगा मैं आपको थोड़ी बार। ठीक है, झांसी। झांसी में प्यारे बच्चे रानी लक्ष्मीबाई आप जानते हैं, और यहां जो दमन किया है वो ह्यूरोज ने किया है। ह्यूरोज का ही स्टेटमेंट है, पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यह किसने कथन दिया था कि मैंने भारतवर्ष में आपका कई विद्रोह दबाए, लेकिन एक महिला पुरुषों से भी ज्यादा शानदार तरीके से लड़ी और हिंदुस्तान के पुरुषों से भी बेहतर लड़ी। वो कौन है? वो रानी लक्ष्मीबाई थी। हीरोज ने क्या किया है? दमन किया है। इनका जन्म हुआ था रानी लक्ष्मीबाई जी का 1835 में। ठीक है, बचपन का नाम इनको मनु, मणिकर्णिका, छबीली बाई के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, समाधि इनकी कहाँ है? फूलबाग ग्वालियर में। क्या बोलेंगे? कहां पर है इनकी समाधि? फूलबाग में स्थित है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में? तो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई, हीरोज, जन्म याद रख लेना और समाधि याद रख लेना, और याद करने की आपको आवश्यकता नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत कौशल कुमार जी? अब प्यारे बच्चे यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है क्या, कि विद्रोह तो हो रहे हैं भारत में, लेकिन ये विद्रोह क्या है? अगर अभी यहां दिल्ली में हो गया, इसके बाद में आपका फिर प्यारे बच्चे झांसी में हो गया, कभी आपका असम में हो जाएगा इधर, कभी आपका प्यारे बच्चे अगर हम बात करें गोरखपुर में हो जाएगा, तो ये संगठित नहीं थे, एक तारीख को नहीं थे। क्योंकि इनकी तारीख जो घोषित हुई थी पहले पहले तो 31 मई को ये होना था, लेकिन उससे पहले ही ये चिंगारी फूट पड़ी। तो बोलते हैं कि कभी भी जब हम लोग इकट्ठे नहीं है, एक साथ नहीं है, और हम कुछ करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? अच्छा, इन्होंने भाग क्यों लिया 1857 की क्रांति में? क्योंकि इनके दत्तक पुत्र थे ना। क्या बोलोगे? जब दामोदर को इन्होंने अपने दत्तक पुत्र के रूप में, इनके पति का नाम गंगाधर राव था, तो जैसे ही इन्होंने दामोदर को अपने दत्तक पुत्र के, दत्तक मतलब होता गोद लेना, गोद लिया इन्होंने, तो डलहौजी क्या कहता था? गोद निषेध है। अगर अपना बेटा आपके नहीं है तो ये ब्रिटिश शासन का हिस्सा है। राज्य हड़प नीति के तहत उसने झांसी को पत्र लिख दिया। तो बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने शुरू में आपका ये पत्र लिखा कि ठीक है, हम किसी विद्रोह में शामिल नहीं होंगे, बशर्ते आप झांसी की तरफ कोई आंख नहीं उठाएगा। लेकिन जब डलहौजी की नीति उन्होंने देखी तो उन्होंने 1857 क्रांति में फिर भाग लिया। ठीक है, आगे इनके पुत्र का नाम क्या है? दामोदर राव है। और पति का नाम किनके? ये रानी लक्ष्मीबाई जी के पति का नाम है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, गंगाधर राव इनके पति का नाम। ठीक है, कानपुर, कानपुर में थे नाना साहेब, और नाना साहेब का सहयोग किया था तात्या टोपे ने, जिनका नाम है रामचंद्र पांडुरंग, वास्तविक नाम है इनका। क्योंकि ये इनके वकील बने, इनके सहायक बने। आपका वकील के बाद में, वकील तो फिर बाद में और किसी व्यक्ति को बना देंगे, लेकिन मुख्य सहायक बने तात्या टोपे। तो बहुत बार पूछा जाता है कि नाना साहेब का साथ किसने दिया था कानपुर में? तो कौन थे? आपका तात्या टोपे थे।
नाना साहिब ने क्यों भाग लिया था 1857 क्रांति में, अब आप मुझे बताओ। तो मैंने आपको बताया था तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18। उसमें क्या कर दिया था अंग्रेजों ने, पेशवा पद को खत्म कर दिया था और इनको पेंशन दे करके भेज दिया था कहाँ, कानपुर। फिर इनकी पेंशन पर रोक लगा दी। पेंशन पर रोक लगाई तो इनके समर्थक क्या हो गए, इनके समर्थक फिर भिड़ गए। ये अपना आंदोलन इन्होंने चला दिया कि भाई मेरी पेंशन क्यों रोकी। तो अगर मैं आपको सही बताऊं हकीकत के रूप में, तो भारत माता के लिए तो बहुत कम लोगों ने संघर्ष किया। अपने पर्सनल हित, अपने स्वयं की रक्षा आदि के लिए भारत माता का बस हम नाम दे देते हैं और लोग लड़े। ये तो ना के बराबर लोग थे जिनको खुद की, अब जैसे मैंने बोला बाबा साहब जाट, वो जागीरदार नहीं थे कोई, वो राजा नहीं थे, उनको अपना राज्य नहीं बचाना था, वो सिर्फ माता के लिए लड़ रहे थे। धन सिंह कोतवाल राजा नहीं थे, वो किसके लिए लड़ रहे, माता के लिए लड़ रहे हैं। राजे जितने भी मैक्सिमम लड़े वो सिर्फ अपने 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 राज्यों को बचाने के लिए लड़े, ना कि भारत माता के लिए। ठीक है। बिहार में कौन थे, कुंवर सिंह थे, बड़ा अच्छा संघर्ष है इनका, जमींदार थे, लेकिन ये नाम मात्र के जमींदार रह गए थे। नाम मात्र के जमींदार कैसे, क्योंकि ये लगभग दिवालिया होने की हालत में थे, फंड्स इनके पास नहीं थे। तो क्या बोलोगे, बिहार में कुंवर सिंह, जगदीशपुर आरा में, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, 50,000 का इनाम। बहुत पूछा जाता है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने किस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। इवन बाद में तो ये बोल दिया था 50,000 चांदी के टुकड़े मिले। भैया ऐसा क्या हुआ था, हुआ नहीं। बड़ा विशेष आदमी है मौलवी अहमदुल्ला। इनको डंका साहा के नाम से जाना जाता है। हाथी पर चलते थे तो आगे डंका बजता था, डंका। और जान दिए भारत माता के लिए, सेना बनाई अपनी, लोगों को संगठित किया। ब्रिजिस कादिर को उधर अवध में बोले, अंग्रेज नहीं चाहते गद्दी पे बैठेगा ब्रिजिस कादिर, हम बैठाएंगे। बिठा दिया गद्दी पर जाकर के। और इनके साथ कहते हैं लोग जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, और ब्रिटिशियर्स कोशिश कर रहे हैं कि इनको पकड़ा जाए, लेकिन हर जगह उनको मात दे रहे हैं। अंग्रेजों ने एक चाल चली कि 50,000 रुपए का इनाम रखते हैं, कितने का, और याद रख लेना मौलवी अहमदुल्ला का जो विद्रोह है उसको लाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति में किसके विद्रोह को लाइट हाउस कहा जाता है। लाइट हाउस मतलब एक उजाला दिया लोगों को। और यहां पर जो विद्रोही बना ना, ये विद्रोही है प्यारे बच्चे आपका जगन्नाथ सिंह। ऐसे लोगों की वजह से देश बर्बाद हुआ है, मतलब कसर नहीं छोड़ी इन्होंने देश को बर्बाद करने में। भारत माता के आंचल को प्यारे बच्चे गंदा करने में ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हो नहीं सकता। जगन्नाथ सिंह विद्रोही क्यों है मौलवी अहमदुल्ला जी के। जगन्नाथ सिंह को लालच आ गया, मौलवी अहमदुल्ला से बोला कि हमारे किले पर आएंगे, हमारे किले पर आओ, यहां संरक्षण दिया जाएगा। तोप लगा के पहले से ही तैयार, अपने हाथी पर ये जैसे ही आए तोप लगा करके इनके ऊपर चला दिया गया, मर गए। ब्रिटिशियर्स ने, जगन्नाथ सिंह गया अपनी तलवार लेकर के, गर्दन काटी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लेकर के गया शाहजहांपुर, वहां रखवा दी गर्दन ऐसे कोतवाली के गेट पर। समझ रहे हो तुम, भारतीय कर रहे हैं इस काम को। और लेकिन समर्थक थे मौलवी अहमदुल्ला के, भीड़ पहुंच गई उसी कोतवाली पर, गर्दन उठा करके लेकर के आए। आप पढ़ेंगे इतिहास तो आपको पता चलेगा। फिर लोदीपुर में आकर के उनका क्या किया गया, उनको दफनाया गया। डंका साहा कहां पर थे, फैजाबाद में थे। तो फैजाबाद आपका इन्होंने ही ब्रिजिस कादिर को गद्दी पर बिठाया था। इलाहाबाद में कौन थे, लियाकत अली थे। क्या बोलोगे, इलाहाबाद में थे भैया जी लियाकत अली। क्या बोलोगे, इलाहाबाद में लियाकत अली हैं। असम में मनीराम थे। असम में जो नेता थे आपके, क्या बोलोगे, असम में थे मनीराम, और इनके साथ में थे परेश्वर। असम में एक और थे परेश्वर सिंह। परेश्वर सिंह, ठीक है, बहुत बढ़िया। और प्यारे बच्चे यहां पर मैं अन्य भी कुछ आपको लिखवा देता हूं, जैसे मुरादाबाद है, ये भी लिख लेना आप। बरेली की बात आ गई ना, तो मुरादाबाद में कौन नेतृत्व कर रहे थे, मुरादाबाद में थे प्यारे बच्चे आपका अब्दुल्ला, क्या बोलोगे, अब्दुल्ला खान।
ये कहां पर थे? मुरादाबाद में थे। और एक याद रख लेना, गोरखपुर में कौन थे? गोरखपुर में कौन थे? ये थे सेवी सिंह और कदम सिंह, जो मथुरा भी गए आपका, जिन्होंने मथुरा भी आपका क्या किया था? विद्रोह किया था। सेवी सिंह और कदम सिंह। उड़ीसा के राजा प्रताप सिंह, क्या बोलोगे? उड़ीसा के कौन थे? राजा प्रताप सिंह थे। राजा प्रताप सिंह। राजस्थान में थे आपका, राजस्थान यहां लिख लेंगे, राजस्थान में थे गजाधर सिंह। क्या बोलोगे? गजाधर सिंह। तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ जगह जगह बट करके सब लोग संगठित नहीं हो पाए। ठीक है, हाँ भैया, 50,000 का इनाम इसको अंग्रेजी शासन ने दिया था। अब आते हैं बात, बरेली में किसने किया? खान बहादुर खान ने किया। 1857 की क्रांति के समय प्रतीक क्या थे? रोटी और कमल। प्रतीक मतलब एक साइन होता है ना, कि भाई कोई भी आंदोलन चल रहा है उसका एक साइन बना लेते हैं। तो जैसे केजरीवाल जी की झाड़ू है उन्होंने बोला सफाई करेंगे, ऐसे इन्होंने बनाया रोटी और कमल। गवर्नर कौन है? गवर्नर थे कैनिंग। आपको पता ही है कैनिंग 1856 से 62 तक था। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री, पीएम फॉर प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो आपसे पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय पर कौन था आपका भारत में क्या बोलोगे? गवर्नर जनरल था कैनिंग तब तक। जब 1857 की क्रांति हो गई, जब ब्रिटेन की रानी नाराज हो गई कि भारत में विद्रोह हुआ, तो हुआ कैसे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी, उसका शासन खत्म हो गया और ताज का शासन शुरू होता है 1858 से। ताज मतलब महारानी विक्टोरिया का। उसने बोला गवर्नर जनरल नहीं, अब एक वायसराय होगा, इसी को वायसराय भी बनाया गया था। 1857 की क्रांति का गुमनाम नायक बोलते हैं अली मुल्ला खां को। ये नाना साहिब के वकील भी थे, बाद में यही वकील हुए। क्या बोलोगे? अली मुल्ला, अली मुल्ला ना, अजी मुल्ला खान। अजी लिखना, अजी मुल्ला खान। क्या नाम है? अजी मुल्ला खान। इन्होंने एक गीत लिखा, हम हैं मालिक इसके हिंदोस्तां हमारा। 1857 क्रांति के समय बहुत प्रचलित हुआ, हम है मालिक इनसे हिंदोस्तां हमारा। भैया एसएससी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनके बारे में एसएससी क्वेश्चन क्यों नहीं पूछती? आप देश के प्रधानमंत्री बनो एक दिन, देश, और देश के प्रधानमंत्री बन के आप एसएससी को ये गाइडलाइन देना, एसएससी चेयरमैन को ये गाइडलाइन देना। इतिहास एक दो व्यक्तियों का इतिहास नहीं हो सकता प्यारे बच्चे। इतिहास आपको ये बताता है कि किसने संघर्ष किया है, अब वो संघर्ष छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्या अत्याचार हुए, क्या क्रांति हुई, क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं रही, किसने दमन किया, किसका हुआ। ये जब तक नहीं पढ़ोगे आप स्वयं, तो सबका इतिहास पढ़ना चाहिए। आप सिर्फ भगत सिंह नहीं पढ़ सकते, आपको चंद्रशेखर आजाद भी पढ़ने होंगे। आपको हर उस व्यक्ति का संघर्ष पढ़ना होगा जो भारत के लिए हुआ है, हर उस प्रताड़ित व्यक्ति के बारे में आपको पढ़ना होगा जो प्रताड़ित हुआ है। आपको केरल के उन राजाओं के बारे में भी पढ़ना होगा, मैंने बताया ना, जिन्होंने स्त्रियों को तन ढकने से मना कर दिया, बोले शरीर के ऊपर के भाग पे तुम कपड़े नहीं पहनोगे। त्रावणकोर में ये हुआ, बताई ना मैंने यूट्यूब पे एक दिन, अगर पुराने छात्र होंगे तो, क्योंकि एक ही चीज को बार बार हर क्लास में रिपीट नहीं किया जा सकता है, ये आपकी रिसर्च का विषय है। कोई भी अध्यापक जिन चीजों को पहले बता चुका उनको लगातार सेम चीजें नहीं बता सकता हमेशा, नहीं तो वहीं हम अलझ के रह जाएंगे। आप पढ़ो ना उस संघर्ष को, इतिहास यही है। ठीक है, तो अजीमुल्ला खान ये कौन थे? नाना साहिब के वकील थे। और 1857 की क्रांति को किस शायर ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था, मिर्जा गालिब। और माइकल इसेन 1857 क्रांति का सजीव वर्णन किया है, क्योंकि 1857 की क्रांति में बहुत सारा प्यारे बच्चे विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को किसने देखा अपनी आंखों से? वो माइकल इसेन ने देखा। ठीक है, और इसकी घोषणा कब हुई? 1857 क्रांति की प्यारे बच्चे घोषणा किसकी? दमन की घोषणा। कैनिंग में बोला कि 1857 की क्रांति को दबा दिया गया है। यह घोषणा हुई 8 जुलाई 1858 को, 8 ऑफ जुलाई 1858 को।
कैनिंग में बोला कि ये जो छिटपुट जगह जगह पर जो प्यारे बच्चे विद्रोह हुआ है इसको दबा दिया गया है। ठीक है, आलोक कुमार जी कहीं भी कोई दिक्कत, इतनी बात में कोई परेशानी, एक बार बोलेंगे। 1857 की क्रांति ले आप लोगों को इतना पढ़ना है। भैया जगन्नाथ सिंह जैसे राजाओं का सिर काट देना चाहिए, बिल्कुल अंशित यादव जी एकदम ठीक है, होना चाहिए ऐसा। अब हम आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, और इसी में हमारा आधुनिक क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की हम अगर बात करते हैं प्यारे बच्चे, इसका प्रथम चरण क्या है, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, मतलब हम इसको तीन हिस्से में बांट करके पढ़ते हैं, तीन हिस्से में बांट करके इसको हम पढ़ते हैं। चलो अच्छा, इसका पहला चरण क्या है, 1885 से लेकर के 1905 तक का, जब कांग्रेस की स्थापना होगी, मैं आपको बताऊंगा। और कांग्रेस की स्थापना से लेकर के प्यारे बच्चे बंगाल विभाजन तक का जो समय है, क्योंकि बंगाल विभाजन से भी भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हिंदू मुसलमान आपस में बढ़ जाएंगे, मुस्लिम लीग बन जाएगा, और हिंदू मुसलमानों को जिन लोगों ने बांटा वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा चरण आएगा 1905 से, यानी जब कांग्रेस भी बट जाएगी और गांधी जी के लगभग एक्टिव होने तक, गांधी जी के लगभग एक्टिव होने तक। भैया जी आपने कभी भी भीमा कोरेगांव के बारे में नहीं बताया। देखो भीमा कोरेगांव क्या है प्यारे बच्चे, ये दरअसल में एक महाड़ समुदाय था, महाड़ जिसको तथाकथित दलित जाति कह करके तब बुलाया गया। और ये दरअसल में कौन लोग थे, महाड़ समुदाय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ा था मराठाओं के खिलाफ, और नहीं तो ये अंग्रेज जो है पेशवा को कभी नहीं हरा पाते। तो यही भीमा कोरेगांव है। और आप लोगों को याद होगा तो उस महाड़ जाति के लिए वहां पर एक विजय स्मारक बनाया गया, तो वो किसी दिन चर्चा करेंगे कोई सेशन लेके। अभी दरअसल में क्या है, मेरी क्लासेस लगभग खत्म हो रही है और मैं सोच रहा हूँ जनवरी से अप्रैल के बीच में डिमांडिंग सेशंस जिनके बारे में बहुत कम बात की गई है, उन सबको मैं आपके सामने लगभग 4 महीने, इसके लिए मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ काफ़ी, और ये मेहनत आप लोगों को दिखेगी, आप काफ़ी पसंद करेंगे। बहुत सारे सेशन में लेकर के आऊँगा छिपे हुए, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में बात नहीं की गई, चाहे वो कुछ भी हो। मान के चलो हमारे राजस्थान के बहुत सारे राजाओं, स्वाभिमानी राजाओं के बारे में नहीं जानते लोग, तो मैं आप लोगों को, अपने छात्रों को तो बता ही सकता हूँ। शूद्रों के साथ, जिनको तथाकथित शूद्र कहा गया, तो ये अत्याचार किसने किए, कैसे हुए, कैसे इनमें परिवर्तन हो सकता है, और भी सारी चीजें प्यारे बच्चे जो गौरवान्वित करने की बात हो और आपके जीवन में सीखने की बात हो, उन सबको हम लेकर के आएंगे, प्रॉमिस, बहुत जल्दी, कोई दिक्कत। तीसरा चरण है 1919 से 1947 का, जब गांधी जी भारत की राजनीति में क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, और सक्रिय होने के बाद इस युग को हम गांधी युग कहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है प्यारे बच्चे 1885, तो कितने चरण में बांट करके हम इसको पढ़ेंगे, 3 चरणों में। पूछा भी जाता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरणों में बांटा गया, तो 3 चरणों में। ठीक है दीपक यादव जी, तो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को, कहां पर, मुंबई में। क्या बोलेंगे, इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। अब समझना ध्यान से, तो हमारी पहली बात शुरुआत कहां से होगी, कांग्रेस से होगी, और बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलना ओम प्रकाश कुमार जी। अब ये जो कांग्रेस है इसके संस्थापक कौन है, एलन ऑक्टिवियम ह्यूम, जिनको हम एओ ह्यूम के नाम से जानते हैं। ये दरअसल में एक आईसीएस अधिकारी थे। आईसीएस क्या होता है भैया, जैसे आज आईएएस होते हैं ना, जैसे आज आप यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पहले यूपीएससी को इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से कंडक्ट कराया जाता था, ये परीक्षा आईसीएस के नाम से होती थी। तो आईसीएस अधिकारी एक अंग्रेज एलन ऑक्टिवियम ह्यूम, जो 1857 की क्रांति में क्या था, इटावा का कलेक्टर था।
और इटावा की घटना मैं आपको हमेशा बताता हूं कि इटावा में जब भीड़ ने बहुत जबरदस्त बोले कि ये अंग्रेज, इनके जहां कहीं भी कुर्सी मेज रखे हुए इनको उठा लो, इसको रूप बदल के साड़ी पहन के भागना पड़ा था इसको। धोती पहन के भागा था कौन? एलन ऑक्टिवियम ह्यूम 1857 क्रांति में। इसी को हम हर्मिट ऑफ शिमला बोलते हैं। हर्मिट बोलते हैं साधु को, शिमला का साधु कहा जाता है इसको। शिमला क्यों? शिमला क्योंकि ठंडी जगह है, तो ठंडी जगह ये भी अंग्रेजों की जगह से, अंग्रेज स्थल से। गोरा ये भी, और बोलते गोरा साधु है, चालाक साधु। अब आप एक बात समझेंगे, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो वायसराय था डफरिन। डफरिन का कार्यकाल है 1884 से 88। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना एओ ह्यूम ने की। पहले इसने आईएनसी नहीं बनाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बनाई इसने। पहले 1 साल पहले इसने एक संघ बनाया, इंडियन नेशनल यूनियन। इसने देश में जितने भी पत्रकार लोग थे, छात्र लोग थे, उनको इसने जोड़ना शुरू किया। अब भैया इनका मकसद क्या था? मकसद एकदम साफ था कि प्यारे बच्चे, भारत में 1857 की क्रांति हो चुकी थी, तो अंग्रेज इतना समझ चुके थे कि विद्रोह की ये ज्वाला अगर फिर से फूटेगी तो इस बार तो एक सेंट्रलाइज्ड तरीके से नहीं थी, अब की बार एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, एक नेतृत्व का अभाव रहा। ये नेतृत्व हो सकता है और हमको ये छोड़ के फिर जाना होगा। क्या भैया राहुल गांधी वाली ही कांग्रेस है? हाँ जी, वही कांग्रेस है। 1857 की क्रांति होने पर प्रभाव किस पर पड़ रहा था? सीधे अंग्रेजी शासन पर, क्योंकि किधर से कोई भी मांग उठ रही थी और उसके लिए बहुत सारी सेना और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र की जरूरत थी दबाने के लिए। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो सीधी इस 1857 या बोले जो भारतीय जनता है, इसकी सीधी मार, इस भारतीय जनता की सीधी मार अंग्रेजी शासन तक ना पहुंचे, इसके लिए बीच में एक वॉल बना देनी चाहिए, एक दीवार बना देनी चाहिए, और यही दीवार है कांग्रेस। कैसे? ताकि ये सब लोग चिल्लाएं किसके पास जाकर के? कांग्रेस के पास, कि तुम हमारे नेता हो, तुम हमारे नेता हो, अंग्रेजों से हमारे अधिकार मनवाओ, अंग्रेजों से हमारे अधिकार मनवाओ। और फिर ये अपने तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़ करके अंग्रेजों को बोले कि भाई अब ऐसा तुमको करना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान की जनता मांग करती है। तो ये एक सेफ्टी वॉल है। ध्यान से देखेंगे क्या बोलेंगे। अब हम वापस आते हैं। लाला लाजपत राय जी ने अपने पत्र यंग इंडिया, देखो यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की भी एक मैगजीन रही है और लाला लाजपत राय जी की भी रही है। लाला लाजपत राय जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों ने कैसे अपने लालच की पूर्ति के लिए अपने लिए इस कांग्रेस को बनाया है, क्योंकि 1884 में INU इंडियन नेशनल यूनियन बना और 1885 में यही इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय को पत्र लिखे गए और छात्रों से गुजारिश की गई कि आप लोग इससे जुड़े। ना के बराबर लोग रहे होंगे, जब कोई चीज शुरू की जाती है तो ना के बराबर लोग रहते हैं। ठीक है भैया, कांग्रेस क्या डफरिन के दिमाग की उपज है? बिल्कुल। डफरिन ने ही एलन ऑक्टिवियम ह्यूम को उकसाया इस चीज के लिए कि तुम ऐसा कुछ करो। आगे आएंगे। एओ ह्यूम की जीवनी। भैया भीम वॉल क्या है? सेफ्टी वॉल ध्यान आते भीम वॉल आ गया। भीम वॉल का अपना एक इतिहास है। केदारनाथ बाढ़ के नाम, जब केदारनाथ में बाढ़ आ गई तो उसके बाद में बड़ी चर्चित हुई थी भीम वॉल। कहते भगवान शिव नाराज थे पांडवों से, और क्या हुआ फिर कि पांडव गए उनके पीछे 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 पीछे, केदारनाथ में भगवान शिव बन गए। आपका एक भैंसे का रूप उन्होंने धारण कर लिया और धरती में समाने वाले थे तो भीम ने पकड़ लिए एकदम से, पीठ पीछे करके। केदारनाथ में आपने देखे हैं ना, वो भगवान शिव का वही रूप है, भैंसे वाला। और उस केदारनाथ मंदिर के पीछे जो ये प्यारे बच्चे बोलते हैं कि जो शिला बन करके है, वो भीम शिला है जो केदारनाथ मंदिर की रक्षा करता है। देखेंगे ध्यान से, कोई दिक्कत? हाँ, वही कांग्रेस पार्टी, मैंने बोला ना, वर्तमान में जो कांग्रेस है ये वही कांग्रेस है, 1885 से चली आ रही है।
वापस आएंगे, ध्यान से देखेंगे। तो एओ ह्यूम की जीवनी किसने लिखी है? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम की है, विलियम बैडरबर्न ने लिखी है। विलियम बैडरबर्न, ये आएगा बंगाल विभाजन के समय में नाम लूंगा। नेक्स्ट है अरविंदो घोष जी। अरविंदो घोष जी ने एक स्टेटमेंट दिया, कांग्रेस भीख मांगने वाली एक संस्था है। भीख कैसे? कि अंग्रेजों से ये भीख मांगते हैं। राम कुमार सिंह राजपूत जी, टू मच थैंक यू, अच्छा दिल से प्यार। अरविंदो घोष जी क्या कहते हैं? ये कांग्रेस इसको जिस तरह से बात अपनी उठानी चाहिए उस तरह से नहीं उठाती है, भिखारियों की तरह बात को उठाते हैं। भीख मांगने वाली संस्था कहा। डफरिन ने कहा सूक्ष्मदर्शी, बहुत थोड़ा सा, बहुत बड़ी दूरदर्शी नहीं है ये लोग, अल्पसंख्यक है, ना के बराबर ये लोग हैं। बाल गंगाधर तिलक, वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि एक साल में एक जगह इकट्ठे होते थे, थोड़ी सी चर्चा करते थे, शुरुआती दिनों में तो यही होता है। शुरुआती दिनों में तो यही होता है। तो ये लोग साल में एक बार आते थे। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा। एक सभी स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कहते हैं कि शुरुआती दिनों में कांग्रेस से जो जुड़े वो बड़े जबरदस्त हो गए। ऐसा नहीं है, उन्होंने भारत के बारे में बहुत सारे नेताओं ने सोचा है, बहुत सारे नेताओं ने काम भी किया है, लेकिन बहुत सारे तो फायदा उठा करके अंग्रेजों के करीब होकर के पैसा कमा गए। बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस का गठन जो हुआ ना प्यारे बच्चे, वो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम द्वारा 72 प्रतिनिधियों को मिलाकर किया गया। 1885 में फाइनली कांग्रेस बनी। और कितने लोग मिले थे इसमें? शुरुआत में 72 लोग, जिसमें से बोलते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र सबसे ज्यादा थे, कुछ पत्रकार थे इसमें, कुछ वकील थे। ठीक है भैया, लाइफ डिवाइन क्या है बेटा वो मैं बताऊंगा जब आपको बंगाल विभाजन के बाद में मैं स्वदेशी आंदोलन बताऊंगा, तब बताऊंगा अरविंदो घोष जी के बारे में। तो लाइफ डिवाइन दरअसल में इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, आगे आएंगे। नरम दल, क्या कह रहे हैं बच्चे? ऊपर दिखाएंगे। क्या सर भगत सिंह ने क्रांति नहीं की थी, फिर इनका प्रसार क्यों नहीं है? बेटा भगत सिंह आएंगे। भगत सिंह का जन्म होगा सन 1907 में। अभी हम इतिहास में आगे चल रहे हैं। 1857 में भगत सिंह नहीं है। अभी तुम बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता होगा सरदार भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था। शहीद भगत सिंह जी के बारे में हम पढ़ेंगे। हम इतिहास को धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे चल रहे। पगलू दुर्गेश बघेल। तो कांग्रेस में प्यारे बच्चे दो दल थे, नरम दल और गरम दल। क्या बोलोगे? नरम दल और गरम दल। गरम दल वाले प्यारे बच्चे हम पहले पढ़ेंगे। नरम दल में कौन कौन थे? दादा भाई नेहरू थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, रास बिहारी घोष थे, गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये लोग थे नरम लोग, अपनी मांगों को आसानी से कहने वाले। एक थे गरम दल के लोग, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। इसी में हमारे फिर इसी विचारधारा के साथ आगे जुड़े कौन? सुभाष चंद्र बोस। इसी विचारधारा में आगे चंद्रशेखर आजाद। इसी विचारधारा में सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, अनुशीलन समिति के सारे सदस्य, वो सभी गरम दल नीति के सदस्य। ठीक है, अब आते हैं हम कांग्रेस के अधिवेशन। क्या बोलेंगे? कांग्रेस के अधिवेशन। अधिवेशन का क्या मतलब है? अधिवेशन का मतलब है मीटिंग्स। ये हर साल इकट्ठे होते थे और चर्चा करते थे कि भारत के लिए क्या किया जाए, अंग्रेजी शासन से कैसे मांगे रखी जाएं। तो ये कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अधिवेशन का क्या मतलब है? मीटिंग। तो इन सभी से इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से। तो प्यारे बच्चे, एक स्लाइड कहां गई भाई? हाँ, देखो ध्यान से, इधर वर्ष लिखे हुए हैं, यहां पर स्थान लिखे हुए हैं कि ये इस वर्ष में कहां पर हुआ, अध्यक्ष कौन है, और प्रमुख बातें क्या इनसे संबंधित हैं। प्रमुख बातें इनसे संबंधित क्या हैं वो सभी हमको यहां पर लिखनी।
ध्यान से देखेंगे। पहला जो हुआ, पहला अधिवेशन कांग्रेस का 1885 में। ये क्या है? क्योंकि स्थापना ही 1885 में हुई। ऐसी ही स्लाइड आप बनाना प्यारे बच्चे, और कॉपी ऐसे लिखते हो ना तुम, कॉपी को ऐसे मन लेना और उसमें ऐसे लाइन बांट के तब लिखते हुए चलो, ताकि चौड़ाई उसकी ज्यादा हो जाए आपकी कॉपी की। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, अदरवाइज आपको पीडीएफ मिलेगी, उससे लिख लेना, वो सबसे बेहतर है। पीडीएफ से ही पढ़ लिया करो, फोन में पढ़ते हो तुम तब भी उसी में पढ़ते रहो करो। की पॉइंट्स अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ हमेशा। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, दरअसल में पहले पुणे में होना था, लेकिन पुणे में जब प्लेग फैल गया तो इसको मुंबई में कराया गया। ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। कौन है ये? पहले अध्यक्ष थे, और 72 प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस की पहली मीटिंग शुरू हो गई। ये सभी पूछे जाते हैं। दूसरी बार प्यारे बच्चे क्या हुआ? दूसरा हुआ कलकत्ता में। दादा भाई नेरोजी इसके अध्यक्ष रहे, और ये पहले पारसी अध्यक्ष बने, और 343 सदस्यों ने भाग लिया दूसरे अधिवेशन में। यानी आप देखोगे कि प्यारे बच्चे, ये जो सदस्य हैं इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है। दादा भाई नेरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 1886, आपको बता देता हूं एक बार, 1886 में रहे पहले, तो फिर 1893 में रहे, और 1906 में रहे। ठीक है। तो आज की मांग होगी 1906 में, आएंगे अभी थोड़ी देर। इसको हम ऐसे याद करते हैं, पहला वाला मुंबई में हुआ, दूसरा वाला कलकत्ता में हुआ, तीसरा मद्रास में हुआ, चौथा इलाहाबाद में हुआ। ठीक है। फिर आपका क्या बोलेंगे, फिर मुंबई में हुआ। बकमई बोलते हैं, बकमई। बकमई तो याद ही रखें। पहला कहाँ हुआ? आपका बंबई में। दूसरा आपका कहाँ हुआ है? कलकत्ता में, क्योंकि पहले 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा कहाँ हुआ? मद्रास में। और चौथा कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। कहाँ पर? इलाहाबाद में। तो ये बकमई बक है। पहला कहाँ? मुंबई में। और प्यारे बच्चे, जिसको बंबई हम कह सकते हैं, भाई पहले तो बंबई बोलते थे ना उसको। ठीक है। और फिर क्या हुआ प्यारे बच्चे? कलकत्ता में। रत्नेश यादव गोकुल कह रहे हमारे नाम में हुआ पहला अधिवेशन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आगे आएंगे। तीसरा हुआ मद्रास में, मैं फॉर मद्रास। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। देखो कांग्रेस में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस बार 607 सदस्य आ गए। 1888 इलाहाबाद में हुआ, और पहला अंग्रेज बना जॉर्ज यूल। क्या बोलोगे? पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? वो जॉर्ज यूल है। कब बना था? इलाहाबाद में। 4 अंग्रेज कुल मिलाकर के अध्यक्ष बने हैं। जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने कितने? 4 लोग थे। 1889 में फिर से प्यारे बच्चे बंबई में, तब क्या हो गया? बक मई बक। 1890 कलकत्ता में, फिरोज साहब मेहता। और इस अधिवेशन में कादम्बनी गांगुली ने भाग लिया। दूसरे अंग्रेज के बाद में कादम्बनी गांगुली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत की प्रथम महिला ग्रेजुएट है। कभी भी आपसे पूछा जाए ना, भारत की प्रथम महिला ग्रेजुएट कौन है, तो कादम्बनी गांगुली है। क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? ये कौन है? कादम्बनी गांगुली भारत की प्रथम महिला स्नातक हैं। प्रथम महिला स्नातक कौन है? कादम्बनी गांगुली हैं। 1896 कलकत्ता, रहमतुल्लाह शानी। वंदे मातरम पहली बार गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया था। रविंद्रनाथ, क्या बोलेंगे? टैगोर जी ने गाया। और सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वंदे मातरम को जब गाया गया था, कब? 1896। वंदे मातरम, और प्यारे बच्चे साथ में जनगण मन जो गाया जाएगा, राष्ट्रगान भी, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया जाएगा 1911 में। कौन अध्यक्ष है? मैं कभी भी पूछूं आप कहेंगे रहमतुल्लाह शानी, तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट, 1901 कलकत्ता, दिनसा वाचा। 1901 में गांधी जी ने भाग लिया। बड़े बच्चों के दिमाग में सिर में दर्द होता, भैया गांधी जी तो 1915 में आए। तो गांधी जी फाइनली 1915 में लौट करके आए। 1893 में गए, लेकिन क्या गांधी जी के बीच में आने जाने पर बैन था? अपने गांव में नहीं आ सकते थे वो, अपने गुजरात वो आ नहीं सकते थे। तो वो बीच में जब एक बार घूमने के लिए आए, तो प्यारे बच्चे तब उन्होंने कांग्रेस के इस अधिवेशन में भाग लिया था। समझ रहे हैं?
ये मूर्खता का प्रश्न कभी मत करना। गांधी जी 1915 में आए थे, बैन नहीं था गांधी जी का इंडिया में आना, वो कभी भी आ सकते थे। बहुत बढ़िया रवि यादव जी, बहुत शाबाश। आगे बढ़ो। कलकत्ता दिनसा वाचा 1904 बंबई, क्या बोलोगे? हेनरी कॉटन, ये भी एक अंग्रेज अध्यक्ष हैं। जिन्ना ने पहली बार कब भाग लिया आपका प्यारे बच्चे, क्या बोलोगे? तो आप कहेंगे जिन्ना ने पहली बार भाग लिया भैया जी 1904 में, 1904। ठीक है। 1905 में प्यारे बच्चे क्या वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की मांग, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? स्वदेशी आंदोलन की मांग किस अधिवेशन में उठी? तो 1905 में। क्या बोलोगे? 1905 में उठी। नेक्स्ट 1906, 1906 में प्यारे बच्चे कलकत्ता, कलकत्ता अभी बताया ना मैंने, 1886 1893 पहले पारसी अध्यक्ष है। पारसी एक समुदाय है जिससे रतन टाटा भी आते हैं आज देश में। तो दादा भाई नेहरूजी स्वराज्य की मांग, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेगा, स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठी थी? तो 1906 में। गरम और नरम दल में कांग्रेस कब बट गई थी? 1907 में सूरत अधिवेशन में। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे, बहुत पूछे जाते हैं। रास बिहारी घोष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सत्यजीत बीएसएफ एकदम ठीक लिख रहे हैं। 1911 कलकत्ता वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। जनगण मन गाया गया एक मैगजीन में छपा, तत्व बोधिनी पत्रिका में। कौन सी मैगजीन में छपा था जनगण मन? तत्व बोधिनी पत्रिका में। और क्या था? भारत भाग्य विधाता शीर्षक से ये छपा था। 1916 लखनऊ पैक्ट के नाम से हम बोलते हैं, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गए। कौन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? अंबिका चरण मजूमदार। 1917, यहीं पर हमारी क्लास एंड होगी, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। 1917 कलकत्ता में एनी बेसेंट ये पहली अध्यक्षा बन गई, पहली अध्यक्षा, लेकिन पहली अंग्रेज है, पहली भारतीय होंगी। +8 का रूल मैं आपको हमेशा बताता हूं, 8-8 जोड़ते चले जाओ, 8-8। 1917 में 8 जोड़ोगे 1925 सरोजनी नायडू आ जाएंगी, 8 जोड़ोगे 1933 नलिनी सेन आ जाएंगी, वो भी एक महिला अध्यक्ष रही हैं। कांग्रेस की आज़ादी तक 3 महिला अध्यक्ष रही थी, और आज़ादी तक के ही आंकड़े काउंट होते हैं। वैसे तो सोनिया गांधी भी हैं बाद में। भैया जी आपने कभी खेत में काम किया है क्या? खेत क्या होता है? अरे मूर्खो, हमारे पिताजी किसान है। हमारा जीवन जब तक हमने पढ़ाना शुरू किया उससे पहले खेत में ही गुजरा है। तो तुम क्या खेती करते हो, क्या तुम मेहनत करते हो? करते होगे, वैसे तुम ऐसा भी नहीं कह सकता, मैं बहुत सारे बच्चे करते हो। चलो वो भी समय आएगा, पहले फ्री हो जाओ, उस तरह की बातें तब करेंगे, ठीक है? इतनी बात में समझे? तो कहाँ तक आपका प्यारे बच्चे 1916 1917 तक का आप पढ़ेंगे, और उसके बाद कांग्रेस के अधिवेशन, और उससे आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है? ख्याल रखिए अपना। एक कह रहा 1915 में गांधी जी, उसके बाद अमेरिका नहीं गए क्या? अरे भैया मुझ पर हाथ जुड़वा लो यार, अमेरिका की बात कहाँ से आ गई बीच में? गांधी जी हमने तो ये बोला अफ्रीका गए, अफ्रीका से वापस आए, अमेरिका ले आया अपने पास से। अब मार लगनी चाहिए। तो अपना ख्याल रखें, बहुत सारा मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।